बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी होस्ट नौशाबा नाज एक बार फिर हाजिर हैं। मैं की ग्रेजुएट हूँ, चेयर डोगाना डिजास्टर कमेटी, काउंसलर पैसिफिक कोस्ट डोगाना, यूनाइटेड हेल्थ केयर इमेजिंग सेंटर लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में पिछले 20 साल से मुंसलिक हूँ। आज एक बार फिर हाजिर हैं और एक नए तज्जिए के साथ। प्रोग्राम में आगे जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको थोड़ा डोगाना के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये तंजीम क्या है और क्या काम करती है। डोगाना शुमाली अमेरिका और कनाडा में डाउ ग्रेजुएट्स की तंजीम है। डोगाना पाकिस्तान, शुमाली अमेरिका और बैनुल अक़वामी सतह पर तिब्बी इमदाद और दीगर रफ़ाई सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। डोगाना इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक साइंसेज के मंसूबे जारी हैं। डोगाना लोन और यंग फिजिशियन एडवोकेसी प्रोग्राम के जरिए अमेरिका में वीज़ा, रिहाइश गाहों और तहकीक के मौक़ों के हुसूल के लिए बासलाहियत अफराद की मदद कर रहा है। डोगाना डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज के साथ बाहमी ताउन और राब्ते मुस्तहकम करता है। डोगाना डॉइट्स को अपने क्लास में प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने और पेशरफ्त करने की तरगीब देता है। डोगाना के ज़ेरे एहतमाम कंटिन्यू एजुकेशन प्रोग्राम भी किए जाते हैं। ये तो था थोड़ा बहुत डोगाना का इंट्रोडक्शन। अब चलेंगे हम प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ। मेरे ख्याल है इसकी कोई वीडियो दिखाई जाएगी। Good evening and welcome. Let's take a look at our top story this hour. Amid the massive coronavirus outbreak in Pakistan, the army has been deployed throughout the country to help the civil administration. The Chief of Staff, General Qamar Javed Bajwa, has directed the Pakistan Army to speed up operations in the wake of the rapidly spreading coronavirus. The Army Chief has said that the country shall succeed by following self-discipline, cooperating, reinforcing each other, and thereby synergizing various efforts. This is the first time since the 1999 coup that the Pakistan Army has been deployed to support the civil administration. अब हम चलते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ। किसी ने क्या खूब कहा है, दुश्मने जां को मात कर दीजिए, 4 दिन एहतियात कर लीजिए, अपने घर के हसी मकीनों को अपनी कुल कायनात कर लीजिए, रहम खुद पर नहीं आता, अपने बच्चों के साथ कर लीजिए, फिक्र अपनी एक लम्हे से पहले, काम है वाहियात कर लीजिए, आज मौका है माल और दौलत को अपनी राह निजात कर लीजिए। इसका मतलब है एहतियात बहुत ज़रूरी है और एहतियात कर लीजिए। आज का मौजू है हमारे पास जिस पे हम आज डिस्कस करेंगे, क्या कोविड वैक्सीन मौसर है, इसके कोई फ़ायदे हैं, इससे हम इफ़ादियत हासिल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को ख़ास तौर पर हमने पाकिस्तानी अवाम के लिए तरतीब दिया है और इसकी ख़ास वजह 2 थी। नंबर 1, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान का कोविड वैक्सीन के बाद कोविड में मुब्तला होना और आजकल पाकिस्तान में कोविड की तीसरी बढ़ती हुई लहर। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमने अमेरिकन माहिर प्रोफेसर शाहिद हुसैन को मदऊ किया है। वो आएंगे, इस पर रोशनी डालेंगे और हमारे सवालात का जवाब देंगे। प्रोफेसर शाहिद हुसैन मेडिसिन के प्रोफेसर हैं, डायरेक्टर ट्रांसप्लांट मुत्तहदी अमराज डिवीजन, यूनिवर्सिटी टोरंटो कनाडा, रिसर्च डायरेक्टर अजमेरा ट्रांसप्लांट सेंटर। खुश आमदीद डॉक्टर शाहिद हुसैन। शुक्रिया नौशाबा, डोगाना का शुक्रिया। मैं एक सवाल आपसे पहले पूछना चाहती हूँ कि इस वक्त कनाडा में क्या टाइम हो रहा है? इस वक्त 12 बजे रात के। ओह माय गॉड, ये काम सिर्फ एक मुहब्बिल वतन ही कर सकता है। और इस 12 तो बज गए हैं, लेकिन उम्मीद है कि आप सही सवालों के जवाब देंगे। हाँ, मेरी शक्ल पे तो नहीं लग रहा आपको कि 12 बजे हैं। ये तो मिट्टी का कर्ज है जो करने के लिए। तो आज के जो मेरे सवालात होंगे वो होंगे जो एक पाकिस्तानी अवाम के सवाल होते हैं और उनके सवाल मैंने आपसे पूछने हैं। और मेरा पहला सवाल जो है उसमें मेरा थोड़ा सा तजर्बा भी शामिल है। तो सवाल जो है पहला, उसके लिए तैयार हो जाइए। आप क्या कहेंगे इस बारे में कि लोग कहते हैं कि कोविड का कोई वजूद नहीं है और लोग सिर्फ मरीजों को कोविड का लेबल दे देते हैं, लेकिन उनकी डेथ, उनकी जो अमवात होती हैं वो किसी और रीज़न से होती हैं। जैसे कि
स्ट्रोक्स की वजह से, जैसा कि हार्ट अटैक की वजह से। उसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मेरे कज़न हैं जो होते थे जर्मनी में, वो पाकिस्तान गए अपने बेटे की शादी के लिए। वहाँ उनको कोल्ड ज़ुकाम हो गया, थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया, उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में उन्होंने कहा कि इनको कोविड है, उनको दाखिल कर लिया, ऑक्सीजन लगी, सब कुछ हुआ, फिर उनको हॉस्पिटल में ही स्ट्रोक हो गया और उनकी जो डेथ हुई वहाँ पर, वो हुई हार्ट अटैक से। वो कहते हैं कोविड है, लेकिन डेथ तो हार्ट अटैक से हुई है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कबूतर की आँख बंद करने से ना बिल्ली सामने से नहीं चली जाती। आप पाकिस्तान में ही देखिए तो 8 लाख से ज़्यादा अफ़राद जो हैं वो इस मर्ज़ का शिकार हो चुके हैं। पूरी दुनिया में करोड़हा अफ़राद इस मर्ज़ का शिकार हो सकते हैं। आप अपने मशरिक़ की तरफ नज़र डालें तो वहाँ हर रोज़ 4 लाख अफ़राद इस मर्ज़ का शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तान में 17,000 से ज़्यादा अफ़राद इस मर्ज़ के नतीजे में मौत का शिकार हो चुके हैं। शुरू-शुरू में जब कोविड की बीमारी आई थी दिसंबर 2019 में, तो उस वक़्त ये समझा गया कि भई ये एक आम फ्लू जैसी बीमारी है, जिसको हम लोग आम नज़ला ज़ुकाम खाँसी कहते हैं और ये ख़त्म हो जाती है जिस तरह से फ्लू होता है या लोगों को जिसको आप कॉमन कोल्ड कहते हैं वो होती है। लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ इस बात का इदराक हुआ कि ये बीमारी सिर्फ़ नज़ला ज़ुकाम खाँसी पर मुहित नहीं है, बल्कि ये बीमारी तमाम अज़ा को मुतासिर करती है। इसमें अगर आप देखिए तो अब लोगों को इल्म होता है कि इससे न सिर्फ़ ये कि फेफड़े मुतासिर होते हैं, बल्कि दिल, जिगर, गुर्दे और दिमागी सेहत भी मुतासिर होती है। लोगों को भूलने का मर्ज़ होता है, नसियान का अर्ज़ा हो जाता है इसके बाद। मुसलसल थकावट रहती है। उसमें से एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा सामने आई है, वो ये खून का जमना इस बीमारी की वजह से। कोविड वायरस की वजह से जिस्म के अंदर इस किस्म के रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से खून ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और उसके नतीजे में उनके लोथड़े बन जाते हैं जो कि आपके जिस्म में जाके जिसको आपने कहा स्ट्रोक कर देते हैं और वो हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आज से 1 साल पहले इनका इल्म नहीं था, लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ इन चीज़ों का ज़्यादा इदराक हो रहा है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ़ नज़ला ज़ुकाम खाँसी पर मुहित नहीं है, बल्कि ये हर उज़्व को मुतासिर करती है और खून जमना शरियानों में इसकी एक बहुत ही अहम अम अम, वो है कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से अमवात होती हैं। तो अगर उनको कोविड ना होता तो शायद उनको स्ट्रोक ना होता। गालिब ने कहा है, डुबोया है मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता? तो कोविड ना होता तो शायद उनको स्ट्रोक ना होता। ये चीज़ पूरी दुनिया के साइंसी मकालों में जाँची जा चुकी है और जो लोग इस फील्ड में हैं वो जानते हैं कि कोविड के नतीजे में इस चीज़ के खून जमने के वाक़यात में ख़ासा इज़ाफ़ा होता है। ओके। तो आपका मतलब ये है कि उनकी डेथ जो स्ट्रोक और हार्ट अटैक से हुई है, वो जो कोविड की बीमारी की वजह से जो ब्लड में थिकनेस पैदा हो गई थी, तो लोथड़े बन रहे थे, वो उन्होंने जाके उनके शरियानों में ब्लॉकेज किया है, तो उनको स्ट्रोक हुआ है एंड हार्ट अटैक हुआ है। जी, ज़ाहिर जो आपने बताया उससे तो यही मालूम होता है। ओके, थैंक यू एंड अच्छा, अब इस बारे में आप क्या कहेंगे कि जो आम तासुर है कि ये जो वैक्सीनेशन है फंड की गई है बिल गेट की तरफ से और उनकी फाउंडेशन ने की है पूरी दुनिया के लिए, उन्होंने बड़ा फास्ट ट्रैक पे करके बड़ा जल्दी से फास्ट ट्रायल करा के और इसको जो है मार्केट में भेजा है, तो उन्होंने ये चिप डाली है ख़ास तौर पे ये मुसलमानों के लिए उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया है ताकि इनकी इकोनॉमी ख़राब हो और मुसलमानों में जो ना चिप डाली जाए, लेकिन अभी मुझे लगता है मुसलमानों तक तो वो चिप पहुँची नहीं है। तो आपका क्या ख़्याल है इस वैक्सीन में कोई चिप के बारे में आप कुछ कहेंगे? मैंने तो बड़ी देखने की कोशिश की कि कौन सी चिप डाली गई है, कौन सी नैनो चिप डाली गई है, मुझे तो नज़र नहीं आई कहीं। लेकिन लोगों का ये ख़्याल है कि क्या कहते हैं जो है वो ये एक तरह की साज़िश है।
अब देखिए मुसलमानों से ज़्यादा इसका कौन शिकार हो रहे हैं? मुसलमान ममालिक में तो यकीनन ये है, लेकिन यूरोप में आपको पता है 3 दफ़ा लॉकडाउन हो चुका है। अमेरिका में 5 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। तो ये कहना कि ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश है, मेरे ज़हन में ये बात समझ में नहीं आती कि मुसलमानों के खिलाफ कैसे? कुछ लोग ये कहते हैं कि सहूनी साजिश है। आप देखें इसराइल में कितनी अमवात हुई। उन्होंने वैक्सीन लगाई, 80% लोगों को वैक्सीन लगाई, उसके नतीजे में उनका मुल्क पूरा खुल चुका है। अब वहाँ ना आपको मास्क पहनने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है, सब होता है। अब रहा सवाल इसका कि ये इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें कैसे हो गई? तो मौजूदा तारीख़ में जो सबसे बड़ी वबा है वो 14वीं सदी में ताउन की वबा थी, ब्लैक डेथ यूरोप के अंदर, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा लोग मरे थे। उसके बाद 1918 का फ्लू का वो थी, जिसके अंदर कोई 10 से 15 लाख लोग मरे थे। आज 21वीं सदी में ये तमाम चीज़ें वैक्सीन की जो टेक्नोलॉजी है, ये कोई नई नहीं है। इन चीज़ों के ऊपर दूसरी वैक्सीन में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, एडिनोवायरस वैक्सीन और एमआरएनए वैक्सीन्स, ये सब दूसरी और बीमारियों में भी इस्तेमाल होती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि बिल गेट्स ने जो पैसे दिए हैं, उसके नतीजे में इनकी रिसर्च में काफ़ी तेज़ी आई और एक जिसको कहिए कि साइंटिफिक कम्युनिटी का अ, यकजहती और इस कदर तेज़ी से चीज़ों को करना जो है मौजूदा तारीख में पहले नज़र नहीं आता। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये आज की पैदावार नहीं है। एमआरएनए वैक्सीन कोई आज इजाद नहीं हुई है। एमआरएनए वैक्सीन पिछले 10-15 साल से मुख्तलिफ बीमारी में की जा रही है। तो ये तो जो बिल गेट ने वैक्सीन्स को स्पॉन्सर किया था उनकी रिसर्च को, उनमें से कौन-सी वैक्सीन्स पाकिस्तान तक पहुँची हैं? उसमें से तो कोई वैक्सीन अभी तक पाकिस्तान में नहीं पहुँची है। तो वो पाकिस्तानियों में तो चिप का ये कोई खतरा नहीं है ना बिल गेट की। मैं ये साबित करना चाह रही हूँ कि बिल गेट की वैक्सीन का चिप पाकिस्तान नहीं पहुँचा अभी। हाँ, वो चाइनीज़ वैक्सीन है अवेलेबल में पाकिस्तान में और रशियन वैक्सीन है राइट। और इससे बिल गेट को कोई ज़ाती मनफ़ियत या फ़ायदा नहीं हो रहा है। अम, बिल गेट फाउंडेशन जो है पूरी दुनिया में सिर्फ़ इसके लिए नहीं बल्कि मलेरिया की जो पूरी दुनिया में रिसर्च हो रही है, उसकी सबसे ज़्यादा फंडिंग बिल गेट फाउंडेशन करती है। चलिए मैं तो आपसे दूसरा सवाल पूछती हूँ। आप इस बारे में क्या कहेंगे? लोग खौफ़ज़दा हैं वैक्सीनेशन के बारे में। वो समझते हैं कि इसमें बहुत जल्दी की गई है और ये शायद हमारे लिए फ़ायदेमंद ना हो और कुछ ही अरसे के बाद इसके मुज़िर असरात सामने आने लगें। देखिए खौफ़ज़दा होना तो समझ में आता है इस तरह से कि ये एक नई बीमारी है, 2019 से पहले किसी ने इसका नाम नहीं सुना था। लेकिन 1 साल के अरसे में लगभग 1 लाख से ज़्यादा अफ़राद के ऊपर ये वैक्सीन्स जो हैं वो आज़माई जा चुकी हैं। इससे पहले कि वो इस्तेमाल की जाएँ लोगों में या जिसको कहते हैं अप्रूव की जाएँ एफडीए से या दूसरी एजेंसीज़ से और उसके अंदर शॉर्ट टर्म अप टिल अ ईयर 1 साल तक कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आई, जो क्या कहते हैं इस बात को साबित करे कि कुछ लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं या अ, तवील मुद्दती साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके। इस वक़्त कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं है। बाद में क्या होगा, कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। लेकिन ये ये ज़रूर है कि वैक्सीन्स जो हैं जल्दी आई हैं मार्केट में, लेकिन ये जो एमआरएनए टेक्नोलॉजी है, जिसके नतीजे में ये वैक्सीन बनाई गई हैं या दूसरी जो स्पाइक प्रोटीन बनाने की टेक्नोलॉजी है एडिनोवायरस से, ये टेक्नोलॉजीज़ ही ऐसी हैं जो कि वैक्सीन को जल्द लाने में मुआविन होती हैं। लेकिन ओके, क्लिनिकल ट्रायल में कोई कमी नहीं की गई है। जितनी भी जाँच की गई है, जितने भी फ़ेज़ 3 ट्रायल जिनको हम कहते हैं, उसके अंदर कोई कमी नहीं की गई है। अच्छा। उनको आने में कम से कम 6 से 8 महीने लगे। बीमारी इतनी ज़्यादा है कि लोगों को रिक्रूट करने में बहुत आसानी हुई है।
जब लाखों लाखों करोड़ों मरीज हों आपके पास तो आप दवा जो है ज़्यादा तेज़ी से जाँच कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए, अब मैं आपसे तीसरा सवाल करती हूँ। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान वैक्सीन लगाते ही कोविड की बीमारी में मुब्तला हो गए। तो इससे तो ये समझ में आता है कि आपने अगर कोविड की वैक्सीन लगवानी हो, तो पहले आप अपना कोविड टेस्ट करवाएँ। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये कोई अनहोनी चीज़ नहीं है। आपने आपने भी सुना होगा कि जी मैंने फ्लू की वैक्सीन लगाई थी, उसके बाद मुझे फ्लू हो गया। तो कुछ लोगों को अलामात होती हैं बीमारी की, लेकिन वो समझ नहीं पाते अलामात बीमारी की और वो वैक्सीन लगवा लेते हैं। तो ये वैक्सीन की खामी या खराबी नहीं है, बीमारी पहले से मौजूद होती है, जो कि ज़ाहिर हो जाती है अपने कुदरती अमल के ज़रिए। जिस तरह अगर आपका जो है अलामात 6-7 दिन में ज़ाहिर होनी है, आपने तीसरे दिन वैक्सीन लगवाई है, तो 2-3 दिन बाद वो अलामात ज़ाहिर हो जाएँगी। रहा सवाल इसका कि क्या हर शख्स को जो कि वैक्सीन लगवाए, वो कोविड का टेस्ट करे? तो जवाब इसका है कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आम तौर पे देखिए ये जितनी भी वैक्सीन्स हैं, ये सिर्फ़ बड़ों के लिए या एडल्ट्स के लिए हैं। अभी तक बच्चों के लिए या शेरख्वार बच्चों के लिए कोई वैक्सीन नहीं आई है। ट्रायल्स हो रहे हैं, लेकिन अभी हुई नहीं। और 90% से ज़्यादा 90 से 95% से ज़्यादा लोग जिनको कोविड होता है, उनको ये अलामात ज़ाहिर होती हैं, जो आप सबको पता है। तो आम तौर पे जितने भी क्लिनिक हैं, उन पे इन अलामात की स्क्रीनिंग की जाती है, देखा जाता है कि भई आपको ये अलामात हैं या नहीं है। अगर आपको अलामात हैं, तो नहीं लगाएँ, और अगर अलामात नहीं है, तो आप वैक्सीन लगवा लीजिए। चलें, आप इस बारे में क्या कहेंगे? हमारे पास खुदा ने क़ुव्वत मुदाफ़त तो दी हुई है, तो फिर वैक्सीन की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल, क़ुव्वत मुदाफ़ियत दी हुई है, इसी वजह से तो जिसको कहते हैं केस फैटेलिटी रेट 2.2% है। लोग मरते नहीं हैं, ज़्यादा लोग नहीं मरते हैं, सिर्फ़ वो लोग जो जिनकी उम्र ज़्यादा है या जिनको कोई और बीमारी है साथ की, उनके अंदर जो है वो मौत ज़्यादा अमवात होती है। लेकिन देखें, मुदाफ़ियत ये होती है कि जिस तरह मैं आपको मिसाल दूँ कि अ, आपके पास फ़ौज है महाज़ पे, 1 बटालियन फ़ौज है, वो 1 ब्रिगेड तक का मुकाबला कर लेगी, लेकिन 1 डिवीज़न फ़ौज उसके अगेंस्ट आ जाए तो वो मुकाबला नहीं कर पाएँगी। तो होता ये है कि जब वायरस इतनी ज़्यादा तादाद में जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं, तो ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत को दे ओवरवेल्म देम, यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के ऊपर काबू पा लेते हैं। तो सिर्फ़ अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के ऊपर एतमाद करना जो है, ये कोई दानिशमंदाना फ़ैसला नहीं है। भई ठीक, आपको खाँसी होती है, तो आप दवा लेते हैं, आपको इन्फेक्शन होता है, तो आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं। इसी तरह से उसको बचाने के लिए वैक्सीन लेना ज़रूरी है। जी। चलें, अब मैं आपसे ये पूछती हूँ कि सपोज़ अगर मुझे कोविड हुआ हुआ है, हम सब मुझे कोविड आजकल हुआ हुआ है, बीमारी हुई हुई है, मैं बीमार हूँ, तो क्या मैं वैक्सीन लगवा सकती हूँ? देखिए, इस वक़्त जो रिकमेंडेशन है, वो ये है कि कोविड से कोविड से रिकवर होने के बाद, यानी कोविड के अलामात के ख़ात्मे के बाद 1 से 3 महीने के दौरान आप लगवा सकती हैं। अगर आपको कोविड के अलामात अभी भी मौजूद हैं, तो उस वक़्त वैक्सीन नहीं लगाई जाती। तो कम तो से कम उसके लिए 1 महीना आपको इंतज़ार करना पड़ता है। इंतज़ार कर, तो उसके बाद फिर क्या एंटीबॉडी टेस्ट कराएँगे या वैसे ही लगवा लें? नहीं, वैसे ही लगवाने, कोई फ़ायदा नहीं एंटीबॉडी टेस्ट कराने का। ठीक है। फिर आप इस बारे में क्या कहेंगे कि किसी कौन-सी वैक्सीन के मुज़िर असरात कम हैं और हमें लेनी चाहिए, जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं? उनमें से जैसे रशियन स्पुतनिक है, चाइनीज़ सिनोफार्म, सिनोवैक एंड एस्ट्राज़ेनेका, इसमें से किसके मुज़िर असरात कम हैं और हमें आप रिकमेंड करेंगे कि हम ये लें इनमें से? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि इन तमाम वैक्सीन के मुज़िर असरात इंतहाई महदूद हैं, बहुत ही कम।
0.006% और 0.002% के करीब है। तो इनके मुज़र असरात तो चाहे आप कोई से भी वैक्सीन लें बहुत कम है। इनकी अफादियत इस तरीके से कि ये कितनी प्रिवेंट कर सकती हैं या बचा सकती हैं, उसमें स्पुतनिक जो है 95% तक है और साइनोफार्म, साइनोवैक जो है वो 60 से 70-76% तक और एस्ट्राज़ेनेका भी इसी रेंज में। लेकिन बुनियादी चीज़ इन वैक्सीन्स के बारे में जो हमें समझनी चाहिए वो ये कि ये बीमारी होने से तो ज़रूर रोकती हैं, लेकिन सबसे अहम बात ये है कि वैक्सीन लगाने के बाद आपको शदीद बीमारी नहीं होती। आपकी बीमारी शदीद नहीं होती, यानी आपके अस्पताल जाने के इम्कानात कम से कमतर होते जा रहे हैं। मतलब पाकिस्तान में इस वक़्त जो लोग भी सुन रहे हैं, वो ज़रा ये सोचें कि कितने जानने वालों को कोविड हुआ है और कितने लोग अस्पताल में दाखिल हुए हैं और वेंटिलेटर पे गए। आप इस बात को ये बहस मेरे ख़्याल में इस वक़्त फ़ज़ूल है कि मैं कौन-सी वैक्सीन लगाऊँ, जी मैंने स्पुतनिक लगानी है, जी मैंने साइनोफ़ार्म लगवानी है, जी मैंने साइनोवैक नहीं लगवानी। जो भी दस्तयाब है वो वैक्सीन आप लगवाइए, क्योंकि जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं और जिसको हम कहते हैं रियल टाइम यानी जो वैक्सीन लगाने के बाद जो एक्सपीरियंस है उसमें यही ज़ाहिर हुआ है कि अस्पताल में दाखिला जो है वो इंतहाई महदूद हो जाता है, कम हो जाता है और आईसीयू में एडमिशन जो होता है वो बहुत कम होता है। अभी अमेरिका में इसराइल में उन्होंने एक मकाला आया है न्यू इंग्लैंड जर्नल में, अमेरिका में ये जहाँ-जहाँ वैक्सीन लगाई गई है वहाँ ये देखा गया है कि इसका फ़ायदा सिर्फ़ ये नहीं है कि बीमारी को होने से रोकती है, बल्कि ये बीमारी की शिद्दत को कोई सी भी वैक्सीन वो कम करती है। ठीक है ना? ओके। अब बात होती है एस्ट्राज़ेनेका की जिसमें कहते हैं कि जी खून के लोथड़े बन जाते हैं और वो बन जाते हैं क्या कहते हैं क्लॉटिंग हो जाती है। तो क्या हम एस्ट्राज़ेनेका लें या नहीं? आप यकीनन होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होती। लेकिन आप देखें कि आपको क्लॉट होने के चांसेस क्या हैं? वो लोग जो पाकिस्तान में जो सिगरेट पीते हैं, उनको क्लॉट होने के चांसेस 1.5% हैं लाइफ टाइम। जबकि एस्ट्राज़ेनेका से क्लॉट होने के चांसेस जो हैं 0.0007% हैं। जबकि कोविड आपके यहाँ अभी मैं देख रहा था लेटेस्ट रिपोर्ट्स कि आपके यहाँ जो पॉजिटिविटी रेट है कोविड का वो 10.2 है एवरेज, नेशनल एवरेज। जबकि पूरी डिपेंड करता है बाज़ इलाकों में 20 से 21% भी है। तो 20-21% में 2% लोग बिल्कुल सेहतमंद तंदुरुस्त लोग मर जाएंगे, सही। अच्छा। जबकि 20% में से आशारिया 0.005 या 6% लोग जो हैं वो उनको क्लॉटिंग होगी। तो ओके। सोसाइटल बेनिफिट वैक्सीनेशन का हमेशा ज़्यादा होता है। चलिए मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या हामला औरतों को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए? यकीनन मैं यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस में सबको रिकमेंड करता हूँ हामला औरतों को कि वो वैक्सीन लगाएं, क्योंकि अब जो हमारे सामने जो लिटरेचर आ रहा है, जो साइंटिफिक लिटरेचर छप रहा है, उसमें ये बात बिल्कुल ज़ाहिर है कि हामला औरतों को कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं ज़्यादा होती हैं और और अबॉर्शन वगैरह के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से अगर आप हामला हैं तो और वैक्सीन अवेलेबल है तो आपको वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। ओके। आप कह रहे हैं कि ये जो उनको चांसेस होते हैं अबॉर्शन होने के, ये आप कह रहे हैं कोविड की वजह से? बिल्कुल, अगर आपको अच्छा। कोविड हो जाए तो तो उसकी उसमें वजह से ज़्यादा हैं। कॉम्प्लिकेशन रेट्स प्रेगनेंसी में ज़्यादा है बहुत ड्यू टू ज़्यादा हैं कोविड, हम लोग। सो वैक्सीन कैन प्रोटेक्ट देम। तो दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या नए शादीशुदा जोड़ों को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं? सुना है इससे इनफर्टिलिटी हो जाती है। सुनी सुनाई बातों पे अमल मैं करने तो से मैं तो नुकसान मैं होता है। तो मैं तो अवाम हूँ, ये सवाल पूछूंगी।
नहीं, नहीं, बिल्कुल आप पूछिए सवाल, लेकिन और मेरा जवाब ये होगा कि देखिए ये चीज़ें जो हैं ये कहीं से साबित नहीं है। अम, अ, कहने को तो लोग जिस तरह आपने चिप की बात की कि चिप लगवा दिया और ये कर दिया, ये चीज़ कहीं से साबित नहीं है। लोग जो हैं ये चीज़ें इस तरह की उड़ाते हैं, उनके अपने मज़मूम मकासद होते हैं जिसकी वजह से वो उड़ाते हैं और सालों लोग उन बातों में आके अपना नुकसान करते हैं। तो उनको है, लगवानी चाहिए, आप कहते हैं। बिल्कुल लगवानी चाहिए साहब। जो और जो जो जिन जिसको मौका मिले वैक्सीन लगवाने के लिए, जो उसको लगवाना चाहिए। 9 उम्र के और 20 दिहाई के लोग हैं, वो उनके लिए ये वो महफूज है इस वैक्सीन से देश। देखिए, ये जितनी भी वैक्सीन्स हैं, ये 16 साल से ऊपर के लोगों के लिए महफूज़ हैं। अभी 12 से 16 साल के लोगों के लिए स्टडी हो रही है, उसमें इनकी अप्रूवल नहीं आई है अभी, और इसी तरह शीलखार बच्चों और 12 से कम साल के बच्चों के लिए इनकी स्टडी हो रही है। तो तो 12 20 साल 18 16 से 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं, मर्द, ज़न और मर्द, सबको लगवानी चाहिए। और देखिए, पाकिस्तान में बहुत हम लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, नाक़दीन हैं कि भई ये नहीं होता, वो नहीं होता। लेकिन एक चीज़ आप देखिए कि वैक्सीनेशन जिस तरह से की जा रही है पाकिस्तान में, शायद अजूबा ही है कि कोई रिश्वत नहीं चल रही है, हर चीज़ बड़ी स्मूथली जो भी लगवाना चाहे उसको डेट मिल रही है और हो रही है। तो मेरा मशवरा ये होगा कि आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए और जो है वो वैक्सीन लगवाइए। ये कोविड की बीमारी और फ्लू के दरमियान क्या फ़र्क है? दोनों की अलामात तो एक जैसी हैं। हाँ, लेकिन कोविड की बीमारी जो है वो 5 गुना ज़्यादा खतरनाक है फ्लू से। ये ऐसा वायरस है, जिस तरह मैंने बताया ना कि फ्लू के लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट इतने नहीं होते हैं। वो बुनियादी तौर पर फेफड़ों को या लंग को ही मुतासिर करता है और जो एयरवे ट्रैक्स हैं उस पे असर करता है। लेकिन ये जो है जिस्म के हर हिस्से को मुतासिर करता है और इसकी जो अलामात ज़ाहिर होती हैं वो उसी तरह से होती हैं। यानी कुछ लोगों को सिर्फ़ स्किन रैश होता है, सीवियर रैश होता है, कुछ लोगों को दस्त लगते हैं सिर्फ़। कोई साँस की बीमारी नहीं नज़र आती, कुछ लोगों को साँस की बीमारी होती है, कुछ लोगों को हार्ट फेलियर होता है, उसकी मने दिमा उसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट, या दिल में सोज़िश कोविड की वजह से वो उस तरह से अस्पताल में आते हैं। तो ये फ्लू का कज़न तो है, लेकिन ये बहुत बड़ा बदमाश है और बहुत लीथल और है। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि जो लोग कोविड की वैक्सीन की दूसरी डोज़ नहीं लगवाना चाहते हैं? पहली तो लगवा लेते हैं, लेकिन सेकंड डोज़ के लिए नहीं जाना चाहते, तो उसके क्या असरात होंगे? देखिए, अ, हम तो साइंसी लोग हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि जिस तरह से वैक्सीन स्टडी की गई है, उस तरह से लगवानी चाहिए। भई अगर ये वही बात है ना कि भई एंटीबायोटिक डॉक्टर साहब ने 3 दफ़ा खाने की दी थी, तो मैं लेकिन यार मैं तो 1 ही दफ़ा खा रहा हूँ। तो उससे अफ़ादियत जो होती है वैक्सीन की वो कम होती है। अम, जो जिस तरह अगर आप देखिए जिस तरह फाइज़र की जो वैक्सीन है या स्पुतनिक की जो वैक्सीन है, इसकी 2 डोज़ेज़ के बाद अफ़ादियत जो है वो 95+% है। लेकिन एक के बाद जो है ये 70 से 80% के दरमियान है। तो अगर आप एक वैक्सीन लगा के छोड़ देंगे, तो यकीनन ना वैक्सीन लगाने से तो बहुत बेहतर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये कि पूरी अफ़ादियत नहीं होगी। ठीक है, अब आप जो है मुझे बताएँ कि जो पाकिस्तान में कोविड की तीसरी लहर आई हुई है, इसके स्ट्रेन के बारे में और इसमें इतनी शिद्दत क्यों है? कुछ वज़ाहत कीजिएगा। देखिए, अभी तक मैंने तो कोई ऐसा नहीं देखा है डेटा पाकिस्तान से जिसमें ये साबित हुआ हो कि इसके अंदर जो है इंडियन स्ट्रेन है। हाँ, अभी तीसरी लहर में जो यूके स्ट्रेन है, उसके काफ़ी केसेज़ आए हैं जो कि इस लिहाज से खतरनाक है कि फैलता बहुत जल्दी है। एक तो ये वजह है। दूसरा ये कि आप भी अखबार पढ़ती होंगी, डॉन वगैरह, मैं भी पढ़ता हूँ। तो उसमें आपने देखा होगा पोर्ट क्रेडिट के ऊपर, बर्न्स रोड के ऊपर और तमाम जगहों पे लोग जो बैठ के आपस में फ्रूट और खाने की
होटलों में जो अज़धाम मचा हुआ है, ये चीज़ जो है उसको और फैलाने का बाइस बनती है। जिस तरह आपने कहा था ना एहतियाती तदाबीर यानी चेहरे पे मास्क लगाना, वो मुझे कहीं नज़र नहीं आया जी किसी भी तस्वीर में। पीपल आर सो कंफर्टेबल, इतना आराम से हैं कि जैसे कुछ नहीं है। हालाँकि हर किसी के घर में किसी न किसी को कोविड हुआ है और हर कोई किसी को जानता है जिसने अपनी जान धोई है कोविड के नतीजे में। जब सही, तक हम एहतियात नहीं करेंगे और वैक्सीन्स नहीं लगवाएँगे, ये चीज़ें फैलेंगी और फैलेंगी। और जिसको कहते हैं कंटेजियस स्ट्रेन्स वो स्ट्रेन्स होते हैं जो कि फैलते ज़्यादा हैं। तो जिस तरह यूके का स्ट्रेन है, इंडिया का डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है, कैलिफोर्नियन स्ट्रेन है, ब्राज़ीलियन स्ट्रेन है, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है। ये जो हैं ये नेचुरल फिनोमेना है। जितने ज़्यादा रेप्लिकेशन होगी उतनी ज़्यादा म्यूटेशन होगी। जितना ज़्यादा म्यूटेशन होगी उनमें से कुछ म्यूटेशन ऐसी होंगी जो ज़्यादा फैलेंगी। तो राइट, उसको बचाव का तरीके 2 हैं। एक तो ये कि एहतियात कीजिए, हाथ धोइए अच्छी तरह से। दूसरा ये कि मास्क पहनिए जब आप दूसरों से मिल रहे हैं और वैक्सीन लगवाइए। ठीक है। अब आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ जिसका मुझे आप हाँ और ना में जवाब दीजिएगा, ठीक है? क्या कोविड की बीमारी के बाद इसके मुज़िर असरात मुख्तलिफ अज़ा पर काफ़ी अरसे तक रहते हैं? हाँ, रहते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल है क्या कोविड की वैक्सीन के बाद इसके मुज़िर असरात मुख्तलिफ अज़ा पर काफ़ी अरसे तक रहते हैं? नहीं। ठीक है, तो मैं तो इन दोनों चीज़ों को थोड़ा ज़रा एक अगर आप इजाज़त दें एक जुमला कहने की, वो ये कि देखिए ये इस चीज़ का एहसास कीजिए कि ये बीमारी सिर्फ़ 1 साल पुरानी है। तो मेरे हाँ और नहीं को इसी अम, कॉन्टेक्स्ट में लें। कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा। 10 साल आखिर में बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। एग्ज़ैक्टली आखिर में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कोई भी 3 जुमलों में आप आवाम को कोई पैगाम देना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि आँख बंद करने से परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो जाती। परेशानियों को फ़ेस करना चाहिए और हमें हम सबको एहतियात करनी चाहिए, सिर्फ़ अपने लिए नहीं, अपने घरवालों के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने माशरे के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए। जितने भी जिसको एसओपीज़ कहते हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से आएँ, दे आर वेरी रीज़नेबल। उनको आप सबको फ़ॉलो करना चाहिए और जिसको मौका मिले, उनको वैक्सीन लगानी चाहिए। यही एक तरीक़ा है इस बीमारी से बचाव का। ठीक है। अम, और इसके अलावा तो मेरे इसके साथ मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और रात के इस पहर तशरीफ़ लाए और आपने हमारे सवालों का सही-सही जवाब दिया। और इसके साथ ही मैं दोगाना तहज़ीब का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम के फ़ायदे के लिए इस फ़ोरम का एहतमाम किया। अब मेरा ख़्याल है कि कुछ क्वेश्चन हमें चेक करने पड़ेंगे और जाने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ पाकिस्तानी अवाम से कि जब पाकिस्तान बना था, उस वक़्त कौम को एक मुल्क की ज़रूरत थी। आज इस मुल्क को एक ज़िम्मेदार कौम की ज़रूरत है। तारीख़ ने सच्चा पाकिस्तान तो दे दिया, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि इस मुल्क को सच्ची और ज़िम्मेदार कौम दें और हम मिलकर अहद करें कि हम अपनी ज़िम्मेदारी निभाएँगे और मुल्क को आने वाली बीमारियों से बचाएँगे। ये कह कह के कि ये एक झूठ है और हम पे प्रोपेगेंडा है, अपनी आँखें बंद करके नहीं बैठे रहेंगे। हम सारे वो लवाज़मात और इंतज़ामात करेंगे, जिनसे हम इससे बचाव अपना और अपने साथियों का और अपने घर वालों का और अपने बच्चों का कर सकें। जिसमें हाथ धोना, मास्क पहनना कहते हैं मास्क पहनने से आप अपनी ही कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले रहे होते हैं, तो ये कहाँ की अक्लमंदी है। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले पूरे साल में जिससे कोविड हो रहा है, लोगों को फ्लू नहीं हुआ, लोगों को कोल्ड नहीं हुआ। ये मास्क कुछ बचा ही रहा था, कुछ डिज़ीज़ से आपको बचा ही रहा था, मेरा ये ख़्याल है। तो प्लीज़ ज़िम्मेदार कौम बनिए और फिर मैं भी जाने से पहले कुछ और एक और कह दूँ कि बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है? मौत से आँखें मिलाने की ज़रूरत क्या है? सबको मालूम है सबको मालूम है बाहर हवा कातिल है, यूँ ही कातिल को से उलझने की ज़रूरत क्या है? एक लानत है, एक नेमत है ज़िंदगी, उसे सँभाल कर रख।
एंड दिल के बहलाने को घर में भी कोई वजह काफ़ी है, यूं ही गलियों में भटकने की ज़रूरत क्या है। तो सब लोग जो है एहतियात करें, घरों में बैठें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। और अब क्वेश्चन आंसर के लिए हमें देखना है कि अगर कोई क्वेश्चंस हमें आए हुए तो आपको नजर आ रहे हैं डॉक्टर? शायद कोई एक तैयबा कमाल ने सवाल किया है कि डू द वेरिएंट्स अफेक्ट द वैक्सीन इफेक्टिवनेस। और इन्हीं का सवाल है कि वैक्सीन की इम्यूनिटी हाउ लॉन्ग डज इट लास्ट। ये दोनों बड़े अच्छे सवाल हैं। इसमें देखें, अभी तक जो डेटा है वो ये है, वो फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन की तरफ से आया है, जिसमें कम से कम 6 से 7 महीने तक वैक्सीन से इम्यूनिटी रहती है। लेकिन ख्याल यही है कि क्या कहते हैं, अम, अम, लेकिन साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये कम से कम साल 1.5 साल तक रह सकती है आसानी से। लेकिन इस वक्त जो डेटा है वो 6 से 8 महीने तक का है। अब सवाल ये है कि वेरिएंट किस तरह से वैक्सीन की इफेक्टिवनेस के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जो है वो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के खिलाफ सिर्फ 10% इफेक्टिव है। इसका मतलब ये कि वो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के खिलाफ मौसर नहीं है, जो कि खुशकिस्मती से पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है। लेकिन बाकी तमाम वैक्सीन जो हैं वो 70% से ज़्यादा इफेक्टिव हैं इस वक्त, जो डेटा हमारे सामने है। तो थोड़ी सी फादियत में या थोड़ी सी उसमें कमी तो हो सकती है, लेकिन अ, लेकिन दे आर वेरी इफेक्टिव। जो मैं मिसाल देता चलूँ कि यार हर साल लोग फ्लू की वैक्सीन लगाते हैं यहाँ पे। कभी आपने सोचा है कि फ्लू वैक्सीन की इफेक्टिवनेस क्या है? फ्लू वैक्सीन की इफेक्टिवनेस जो है सिर्फ 35 to 40% होती है। अगर किसी साल 50% से ऊपर हो जाए तो हम समझते हैं कि हमने बड़ी अच्छी वैक्सीन बनाई है। और इन वैक्सीन्स की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें जो सबसे कम है वो 60 से 65% है। तो फ्लू वैक्सीन से दुगनी इफेक्टिव है। अगर थोड़ी कम भी होंगी तो वो यकीनन आपकी सूरत हाल बेहतर होगी वैक्सीन लगवाने से बजाय इसके ना लगवाएं। एक सवाल है कि आसिफ सुखैर साहब ने पूछा है कि लॉट ऑफ केसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोविड-19 आर कमिंग अप amongst pregnant women. Please convey to Pakistan authorities through this forum. यकीन जैसे नौशाबा ने सवाल किया था, मैंने जवाब दिया था कि ये एक ऐसी चीज़ है जो सामने आई है और इसलिए ये बहुत ज़रूरत है कि पाकिस्तान में इस वक्त उम्र को एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है, 50 साल से कम है, अब सुना ईद के बाद 40 साल के लोगों को दे रहे हैं। उसमें मैं बहुत चाहूँगा और आई वुड एडवोकेट वेरी स्ट्रांगली कि हमारी जो हामला ख़वातीन को जो है उनको भी प्रायोरिटी देनी चाहिए वैक्सीन के लिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज। क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उसकी कोविड की वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं हामला ख़वातीन के अंदर। और जैसा कि आपने कहा आसिफ साहब कि ये लोग जो हैं वो अस्पतालों में बहुत ज़्यादा दाखिल हो रही हैं। तो हुकूमती काम से मेरी अपील तो यही होगी कि जहां आपने इतना अच्छा काम किया है कि उम्र के हिसाब से लोगों को मुफ्त में वैक्सीन मिल रही है, वहाँ आप हामला ख़वातीन को भी इस हाई रिस्क ग्रुप में शामिल करें और उनको भी कोशिश करें कि जितनी जल्दी वैक्सीनेट कर सकते हैं वैक्सीन लगवाएं। एक और क्वेश्चन है जो हमारे प्रेसिडेंट की तरफ से आया है। वो पूछते जी, हैं कि आइंदा आने वाले सालों में जो लोग ऑलरेडी वैक्सीनेट हो चुके हैं तो उनको दोबारा वैक्सीनेट होना पड़ेगा? इस सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास, कि क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जो जो हमारे पास डेटा है वो 6 से 8 महीने का है। अभी the assumption from the scientist
या साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि वो साल से 2 साल तक कम से कम इम्यूनिटी रह सकती है। तो हर 2 साल पे प्रॉब्ली एक बूस्टर वैक्सीन लेनी होगी, या जिस तरह हर साल फ्लू की वैक्सीन लगती है उस तरह से ये वैक्सीन लगेगी। एक आमिर एहसान ने सवाल किया है, हाउ अबाउट गिविंग वैक्सीन टू द पीडियाट्रिक पॉपुलेशन? तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया थोड़ी देर पहले कि इस वक़्त कोई भी वैक्सीन जो है वो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए नहीं। पीडियाट्रिक पॉपुलेशन इज़ इट डिपेंड्स ऑन द कंट्रीज़, ममालिक में, लेकिन आम तौर पे 16 साल से कम उम्र के लोगों को कहा जाता है। तो कोई भी वैक्सीन जो हैं अभी पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में इंडिकेटेड नहीं है। लेकिन इस वक़्त जो है फाइज़र का डेटा जो है वो अवेलेबल है 12 से 16 साल की उम्र के बच्चों में, जिसमें उनकी वैक्सीन 100% इफ़ेक्टिव थी। और अभी अमेरिका की जो एफडीए है वो उसको रिव्यू कर रही है, और जल्दी उसके नताइज मुतवक्को हैं। तो शायद 12 से 16 साल में जल्द ही आ जाए, लेकिन उससे कम उम्र के बच्चों के लिए इस वक़्त ट्रायल्स जारी हैं। लेकिन इस वक़्त जो है बच्चों के लिए कोई वैक्सीन दस्तयाब नहीं है। ये मोहम्मद हामिद हैं पैनलिस्ट, उनका क्वेश्चन है, इज इट सेफ टू हैव वैक्सीनेटेड आफ्टर कोविड इलनेस, स्पेशली इन 3 weeks difference? Will it not be harmful, 2 doses? नहीं, देखिए कोविड वैक्सीन के बाद कोविड होने के बाद कहते हैं आम तौर पे 3 हफ्ते से 3 महीने तक आप वैक्सीन ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए बुनियादी चीज़ ये है कि आपको कोविड से कंप्लीटली तौर पे सेहतयाब होना चाहिए। अगर आपको कोविड के अलामात बाकी हैं, चाहे आपको 3 हफ्ते पहले हुआ है, जो लोग जिस तरह सम पीपल हैव क्रोनिक कोविड डिज़ीज़, ये भी एक चीज़ नज़र आ रही है आजकल। तो उस सूरत में शायद वैक्सीन का अफ़ादियत ना हो, लेकिन जब आप एक दफ़ा कोविड से सेहतयाब हो जाते हैं और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत नॉर्मल है, यानी आपने किसी किस्म का ट्रांसप्लांट नहीं किया हुआ है या कोई ऐसी बीमारी नहीं है, जिससे आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, तो यकीनन आप जो हैं उसके 3 हफ्ते के बाद से कोविड ले सकते हैं। अम, लेकिन आपको 2 ही लेनी होंगी। ठीक है, तो सो फार दीज वर द क्वेश्चंस। आप कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? मैं हम्म, मैं कह ही रहा हूँ इतनी मैं देर कह से, रही लेकिन हूँ, मैं फिर ये कहूँगा कि आखिरी में अ, 2-3 चीज़ कह दें, हैं 2-3 चीज़ें बस आखिर में फाइनल कर दें। देखिए बराए खुदा अपने मुल्क का ख्याल रखिए, और जो हमारे पड़ोसियों के साथ हो रहा है उससे बचिए। अम, दूर नहीं है वो बिल्कुल वो दूर दूर नहीं है, नहीं है, आपका नज़र आ रहा है। दूसरों की तकलीफ में खुश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी, उनके साथ हमदर्दी का इज़हार करना चाहिए हमें, और हमें उनसे सबक सीखना चाहिए कि उन्होंने क्या नहीं किया, जिसकी वजह से वो इस हाल को पहुँचे। और अम, मुझे बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि अम, हमारी नहज भी वही है जो हमारे पड़ोसियों की है। तो अगर हमने एहतियात नहीं की, तो खुदा न ख़ास्ता हम उसी सूरत हाल का शिकार ना हो जाएँ। इसलिए ज़रूर एहतियात कीजिए, मास्क लगाइए, हैंड वॉशिंग जिसको कहते हैं, हाथ धोइए। इस्लाम में तो सफाई निस्फ़ ईमान है, तो वो तो करना ही चाहिए आपको। और जब वैक्सीन अवेलेबल हो, जो सी वैक्सीन अवेलेबल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो साइनोफ़ार्म है, साइनोवैक है, स्पुतनिक है, एस्ट्राज़ेनेका है, कोई भी है। देखिए, ये एक आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आप टैक्सी में जाइए या मर्सिडीज़ में जाइए, पहुँच तो आप दोनों सूरतों में जाएँगे। तो वैक्सीन लगवाइए, मास्क पहनिए, और बराए खुदा इस बीमारी को आम नज़ला ज़ुकाम खाँसी मत समझिए। खुदा आप सबको महफूज रखे इस बीमारी से। हम्म,
इसका और मतलब ये है कि जैसे ही आपको अलामत महसूस हों, आप फ़ौरन ही डॉक्टर से रुजू करें। इसको बहुत देर तक मत घर में बैठे हुए खुद ही ना ट्रीट करते रहें, क्योंकि जब तक आप ट्रीट करते हैं, ये बहुत आगे निकल जाती है और फिर आपको हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिलती। और उस सिचुएशन को अपने आप को बचाइए और अपने पड़ोसी मुल्क को देखते हुए वो सारी तदबीरें इख्तियार करें कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, घरों में रहें, ज़्यादा बाहर ना निकलें, मास्क लगाएँ और जो वैक्सीन अवेलेबल है इस वक़्त खुदारा वो ले लें, क्योंकि यही देखिए हमारे अमेरिका में हमें सबको वैक्सीन्स लग गई हैं। अब सीडीसी के नए रूल्स आए हैं कि जिनको वैक्सीन्स लग गई हैं वो छोटी गैदरिंग में जा सकते हैं विदाउट मास्क एंड उनको मास्क की ज़रूरत नहीं है और बाहर आउटडोर भी जा सकते हैं और स्मॉल गैदरिंग्स में विदाउट मास्क जा सकते हैं इफ़ एवरीबॉडी इज़ फुली वैक्सीनेटेड। तो अगर आप हम भी चाहते हैं कि हमारा भी पाकिस्तान जो है इस बीमारी से बाहर निकले, तो हमें इन चीज़ों को, चाहे ये फरंगियों के तरीके हैं लेकिन फ़ायदे के लिए हैं, तो हमें उनको फ़ॉलो करना पड़ेगा और उनको वी हैव टू लुक अप टू देम और हमें इसको फ़ॉलो करना पड़ेगा और उन पे हमें अमल करना पड़ेगा, तभी हम अपने मुल्क को बचा सकते हैं। अकेला कोई नहीं बचा सकता, इसमें हम सबको शामिल होना है। हम अवाम जब तक शामिल नहीं होंगे, इसको हमें कोई नहीं बचा सकता उस स्टेज से जहाँ पे इस वक़्त इंडिया है। उनके लिए दुआ कीजिए, उनसे सबक सीखिए और अपने आप को आइंदा के लिए बचाइए और अक्लमंद बनाइए और एक ज़िम्मेदार कौम बन के दिखाइए। इसके साथ मेरा ख़्याल है कि हम आज के प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, अपने पैनलिस्ट का, अपने प्रेसिडेंट ऑफ डोगाना का, जिन्होंने इतना हार्डशिप करके हमारा ये प्रोग्राम आज अरेंज किया। लाइक का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, ही इज़ ऑलवेज़ देयर एंड ही मेड आवर प्रोग्राम वेरी स्मूथ। और क्या नाम है, एक अपने और साथी का भी करना चाह रही थी जो मेरे ज़हन से निकल गया। और सबसे एंड में लास्ट नॉट द लीस्ट डॉक्टर शाहिद हुसैन, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप रात के 1 बजे तक हमारे साथ बैठे हुए हैं। वी सैल्यूट यू एंड सारी पाकिस्तानी कौम आपकी शुक्रगुज़ार है और हम आपसे आपके सारे खैर मालूमात से फ़ायदा हुआ है हमें। नहीं, शुक्रिया की तो यकीनन कोई बात नहीं है। आप दुगाना का और आप सब लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका फ़राहम किया कि मैं अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकूँ। अगर 2 अफ़राद भी मेरी इस गुफ्तगू के नतीजे में वैक्सीन लगवाने के कायल हो गए हों, तो मैं इसे अपनी कामयाबी समझूँगा। थैंक यू सो मच। जी, एंड अजीब बहुत-बहुत शुक्रिया। कुरैशी, बहुत-बहुत आपका शुक्रिया सबको सबसे कम्युनिकेट करने का, प्रोग्राम को अरेंज करने का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़।